नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों यूपीएससी और दोस्तों आरपीएससी के लिए दोस्तों हिस्ट्री, भारतीय संविधान, दोस्तों समाजशास्त्र और दोस्तों ज्योग्राफी और दोस्तों लोक प्रशासन की दोस्तों वीडियो की दोस्तों श्रृंखला शुरू की थी। बहुत ही ज़बरदस्त श्रृंखला रही है दोस्तों। आप लोगों को पता है दोस्तों 16 जून को दोस्तों यूपीएससी का एग्जाम हुआ था। आप लोगों को पता है हमने दोस्तों इससे पहले दोस्तों 11 वीडियो दोस्तों 12 वीडियो हमने कंप्लीट कराए। इनमें से दोस्तों हूबहू क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिले दोस्तों भारतीय संविधान के। और दोस्तों हमने दोस्तों जो करीबन दोस्तों 23 पेपरों का दोस्तों भारतीय इतिहास की वीडियो का सोल्यूशन कराया था, उनमें से भी दोस्तों भारतीय इतिहास के दोस्तों क्वेश्चन हूबहू आप लोगों को दोस्तों देखने को मिले। तो दोस्तों बने रहिए दोस्तों यूपीएससी के साथ और आरपीएससी की दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर की दोस्तों श्रृंखला में। मैं दोस्तों आप लोगों से विश्वास के साथ करता हूं और पूरे वायदे के साथ करता हूं, आने वाले समय में दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों विश्वास कीजिए दोस्तों आप एनी भारत चैनल पर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का हमारा दोस्तों आप लोगों को पता है जूनियर लीगल दोस्तों ऑफिसर का 2019 का एग्जाम था। दोस्तों भारतीय संविधान की दोस्तों हम श्रृंखला को शुरू कर रहे थे। दोस्तों इससे पहले हम दोस्तों 12 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। आज का हमारा 13 नंबर का वीडियो है दोस्तों। ये दोस्तों पार्ट नंबर सी का दोस्तों पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। याद ना दोस्तों जूनियर लीगल में दोस्तों 3 पार्ट हुए थे ऑप्शन, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी। तीनों दोस्तों पार्ट में दोस्तों 50-50 क्वेश्चन आए थे। 150 क्वेश्चन थे दोस्तों भारतीय राजनीतिक विज्ञान के। उन क्वेश्चनों का दोस्तों सॉल्यूशन कर रहे थे। तो दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने दोस्तों एनी भारत चैनल के दोस्तों व्हाट्सअप चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और टेलीग्राम चैनल, ट्विटर और टेलीग्राम को दोस्तों ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, या आप दोस्तों ताकि दोस्तों मनोरंजन के साथ में दोस्तों आप पढ़ाई भी कर सके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं दोस्तों आपको हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है। इससे पहले दोस्तों पार्ट नंबर 1 में दोस्तों हम 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। और हाँ दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको दोस्तों भारतीय संविधान के दोस्तों, वो भी दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन। दोस्तों 70 पेपरों का दोस्तों सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। ये हमारा पेपर नंबर 6 है दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाइएगा। और दोस्तों जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है ना दोस्तों, जिंदगी में आपने कभी क्वेश्चन कभी पढ़ा नहीं होगा दोस्तों, विश्वास कीजिए दोस्तों इन बारे चैनल पर दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार आरपीएससी और यूपीएससी पूछ चुकी है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए दोस्तों। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि अनुच्छेद 14 और दोस्तों जो हमारा अनुच्छेद दोस्तों जो 19 है ना दोस्तों में दिए गए दोस्तों जो मूल अधिकार है, आप जानते हैं दोस्तों मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लगा के दोस्तों अनुच्छेद 35 तक है दोस्तों। कि इन मूल अधिकारों के ऊपर अनुच्छेद 14 और 19 के ऊपर कुछ नीति निर्देशित तत्वों को दोस्तों प्राथमिकता दी गई है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कुछ ऐसे भी दोस्तों कुछ ऐसे मूल नीति निर्देशित तत्व हैं जिनको दोस्तों इन मूल अधिकारों के ऊपर क्या दी गई दोस्तों, प्राथमिकता दी गई है। उस अनुच्छेद का नाम है दोस्तों अनुच्छेद 31C, यानी कि वह अनुच्छेद 31C है दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के ऊपर क्या देता है दोस्तों, प्राथमिकता देता है। यानी कि हमारा दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों जो मूल अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 21C दोस्तों, ये दोस्तों कुछ नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के ऊपर क्या देता है दोस्तों, प्राथमिकता देता है। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों जो ये अनुच्छेद दोस्तों जो 31C है ना दोस्तों, 31C ये किस संविधान भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन भी बहुत शानदार है दोस्तों। और इसका दोस्तों जो आंसर पूछा गया है ना दोस्तों वो भी शानदार है। वैसे दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों हम आप लोगों को दोस्तों पहले बता चुके थे दोस्तों कि भारतीय संविधान में दोस्तों जो अनुच्छेद 31C है ना दोस्तों, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। जब हम दोस्तों आप लोगों को बताए दोस्तों, जब राष्ट्रपति दोस्तों जब अनुच्छेद 14 का दोस्तों जब हम सॉल्यूशन कर रहे थे तो अनुच्छेद 14 के दोस्तों अपवाद में दोस्तों हमने 31C आप लोगों को बताया था। अब और आप लोगों से दोस्तों ये भी कहा था कि दोस्तों जब भारतीय संविधान में दोस्तों जब 31C आता है ना दोस्तों, तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 दोस्तों अपने आप चले जाते हैं, यानी कि इन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं दोस्तों। तो दोस्तों विपरीत होने का दोस्तों यही तो अर्थ है ना दोस्तों कि दोस्तों 31C क्या करता है दोस्तों, अनुच्छेद 14 और 19 को क्या करता है दोस्तों इनके विपरीत है दोस्तों, इनको विलोपित कर देता है। और जब 31C आता है तो अनुच्छेद 14 और 19 अपने आप चले जाता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था उस समय दोस्तों कि अनुच्छेद 31C दोस्तों 25वां संविधान संशोधन सन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन था दोस्तों कि अनुच्छेद 19 और दोस्तों अनुच्छेद 14 में जो मूल अधिकार दिए गए ना दोस्तों, ये कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता देने के लिए अनुच्छेद 21 जोड़ा गया था। तो वो ऐसे कौन कौन से दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों जो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के ऊपर अपनी प्राथमिकता बनाए रखे। उस अनुच्छेद का नाम है दोस्तों अनुच्छेद 39 क और ख दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों,
अनुच्छेद 39 ख और दोस्तों जो ग है, यानी कि अनुच्छेद 39 बी और दोस्तों जो सी नामक दोस्तों जो अनुच्छेद है ना दोस्तों, वो भारतीय संविधान के मूल अधिकार जिनका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के ऊपर क्या बनाए रहे, अपनी प्राथमिकता बनाए हुए हैं दोस्तों, उनके ऊपर दोस्तों हावी है। और यही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। कौन सा प्रावधान कि अनुच्छेद 39 बी और दोस्तों जो सी है, यानी कि ख और दोस्तों जो ग है दोस्तों, वो मूल अधिकार यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के ऊपर क्या होंगे दोस्तों, प्रभावी होंगे, उनके ऊपर प्राथमिकता बनाए होंगे या उनके ऊपर दोस्तों प्रभावी होंगे। तो ये सब 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और दोस्तों जिस अनुच्छेद में ऐसा लिखा गया था उस अनुच्छेद का नाम है दोस्तों 31C, जो कि दोस्तों 25वां संविधान संशोधन सन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से बहुत बारी क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, लॉजिक करना दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 25वां संविधान संशोधन सन 1971 में दोस्तों जब किया गया था दोस्तों, तो इसमें दोस्तों दो बातें महत्वपूर्ण थी दोस्तों। कितनी बातें महत्वपूर्ण थी दोस्तों, दो बातें महत्वपूर्ण थी दोस्तों। नंबर एक बात कही गई थी दोस्तों 25वां संविधान संशोधन सन 1971 के द्वारा भारतीय संविधान में दोस्तों एक संशोधन किया गया, 25वां संविधान संशोधन सन 1971। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार में दोस्तों कुछ कटौतियां की गई। दूसरी बात कही गई थी कि अनुच्छेद 39 बी और दोस्तों जो सी है ना, इनको लागू करते समय, यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो DPSP है दोस्तों, आपको पता है दोस्तों हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें एक अनुच्छेद है दोस्तों 39। अब 39 का भी दोस्तों जो बी और दोस्तों सी है ना दोस्तों, अगर इस अनुच्छेद को लागू किया जाता है, यानी कि अनुच्छेद 39 बी और सी को लागू करने पर अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 और वह अनुच्छेद 31 का अतिक्रमण किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों इनको क्या किया जा सकता है, इनको छीना जा सकता है। यानी कि जब DPSP का दोस्तों एक ऐसा अनुच्छेद दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 39 बी और सी, अगर उस अनुच्छेद को दोस्तों लागू किया जाता है ना दोस्तों, तो आपके पास दोस्तों जो मूल अधिकार है ना दोस्तों, मूल अधिकारों में दोस्तों 3 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31। इन तीनों का क्या किया जा सकता है दोस्तों, अतिक्रमण किया जा सकता है। ऐसा किसमें कहा गया दोस्तों, 25वां संविधान संशोधन सन 1971 में कहा गया। दूसरी बात कही गई दोस्तों कि इस अतिक्रमण का दोस्तों न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती दोस्तों। इतना खतरनाक कर दी भाई दोस्तों, ये इतनी बात कर दी गई थी दोस्तों 25वां संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों ये दोनों बातें किसमें जोड़ दी गई दोस्तों, अनुच्छेद 31C नामक दोस्तों एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया दोस्तों भारतीय संविधान में। इसी 25वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया है दोस्तों, अनुच्छेद 31C जोड़ दिया गया। और इन दोनों बातों को उसमें रख दिया गया, किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 31C में रख दिया गया कि दोस्तों जो अतिक्रमण किया जाएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का दोस्तों अनुच्छेद 39 को लागू करने पर, तो ये अतिक्रमण की दोस्तों समीक्षा भी नहीं की जा सकती दोस्तों, इसकी न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती। ऐसा किसमें जोड़ दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद 31C में जोड़ दिया गया। और आप लोगों को पता है दोस्तों 25वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों संपत्ति का दोस्तों जो अधिकार है दोस्तों अनुच्छेद 31 में दोस्तों उसमें भी कटौती की गई थी दोस्तों, ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए। अब दोस्तों मुद्दा ये पहुंचा दोस्तों कि सन 1971 में दोस्तों ये संशोधन कर दिया गया। जैसे दोस्तों बाद में इंदिरा गांधी की दोस्तों सरकार समाप्त होती है दोस्तों इंदिरा गांधी सरकार के समय दोस्तों एक मामला आया था जिसका नाम है दोस्तों केशवानंद भारती वाद। याद रखना दोस्तों 25वें संविधान संशोधन को दोस्तों चुनौती दी गई दोस्तों, केशवानंद वाद सन 1973 का दोस्तों एक वाद आया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक केस आया जिसका नाम है दोस्तों केशवानंद भारती वाद। इसमें क्या इस वाद में चुनौती दी गई दोस्तों 25वें संविधान संशोधन को। और इसमें कहा गया दोस्तों कि जो 25वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जो प्रथम संशोधन किया गया दोस्तों कि अनुच्छेद 39 बी और सी को लागू करते समय अनुच्छेद 14, 19 और 31 का क्या किया जा सकता है, अतिक्रमण। इस बात को इसने स्वीकार कर लिया, किसने दोस्तों, केशवानंद भारती वाद ने। लेकिन दोस्तों जो ये दूसरी बात कही गई थी ना दोस्तों कि इस अतिक्रमण का दोस्तों न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, इस बात को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों 25वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों दो महत्वपूर्ण दोस्तों संशोधन किए गए। प्रथम दोस्तों जो संशोधन किया गया दोस्तों कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 का अतिक्रमण किया जा सकता है अनुच्छेद 39 बी और सी को लागू करते समय। तो दोस्तों केशवानंद भारती ने इस मामले को स्वीकार कर लिया, लेकिन अतिक्रमण की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, इस वाद को दोस्तों इसने क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। किसने दोस्तों, केशवानंद भारती वाद ने। दोस्तों ये भी आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए। तो दोस्तों सन 1973 में केशवानंद भारती वाद आया। तो दोस्तों ये दोनों चुनौतियां आप लोगों के सामने है। प्रथम केस को स्वीकार कर लिया, लेकिन द्वितीय दोस्तों जो केस था दोस्तों उसको अवैध घोषित कर दिया। बाद में दोस्तों बाद में दोस्तों जो संसद है हमारी संसद में दोस्तों प्रधानमंत्री की सरकार के द्वारा पुनः दोस्तों एक संशोधन किया गया जिसका नाम है दोस्तों
42वां संविधान संशोधन सन 1976। अब दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये क्वेश्चन आप लोगों से पहले भी पूछा जा चुका है और हम आप लोगों को दोस्तों एक बार इससे पहले भी बता चुके हैं। आपको पता है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों पुनः दो बातें महत्वपूर्ण जोड़ी गई। दोस्तों यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण कौन सी थी दोस्तों? वो थी दोस्तों कि समस्त नीति निर्देशक तत्व, दोस्तों यहाँ पर समस्त नीति निर्देशक तत्वों की बात हो रही है, यानी कि हमारे दोस्तों जितने भी मूल नीति निर्देशक दोस्तों जो तत्व है, 17 नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, हमने आप लोगों को बताए थे। सभी के सभी डीपीएसपी दोस्तों जो है दोस्तों वो मूल अधिकारों पर क्या होंगे दोस्तों? प्रभावी होंगे। दोस्तों यहाँ पर सभी नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई दोस्तों, याद ना। जबकि अनुच्छेद दोस्तों 25वां संविधान संशोधन में केवल एक ही दोस्तों अनुच्छेद 42 और सी की ही बात कही गई थी। जबकि 42वां संविधान संशोधन में दोस्तों समस्त यानी कि दोस्तों जितने भी नीति निर्देशक तत्व है उनकी बात कही गई कि ये मूल अधिकारों पर क्या होंगे दोस्तों? प्रभावी होंगे, यानी उनसे अधिक होंगे दोस्तों, तथा ऐसे प्रावधानों की न्यायिक समीक्षा भी नहीं की जा सकती। तो ये बात तो दोस्तों 25वें संविधान संशोधन में भी कही गई थी, लेकिन दोनों संशोधनों में एक ही बात थी कि वहां पर केवल दोस्तों एक ही अनुच्छेद को लिया गया था और यहाँ पर सभी अनुच्छेदों को ले दिया गया जो डीपीएसपी में आते हैं। तो दोस्तों बाद में दोस्तों इसी मामले को दोस्तों किसको दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को दोस्तों पुनः दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक वाद आया जिसका नाम है दोस्तों मिनर्वा मिल्स वाद। कौन सा दोस्तों? मिनर्वा मिल्स वाद। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के सामने एक वाद आया जिसका नाम है दोस्तों मिनर्वा मिल्स। दोस्तों जो वाद है सन 1980 का दोस्तों, इसमें पुनः चुनौती दी गई दोस्तों इस संविधान संशोधन को। किसको दोस्तों? और दोस्तों मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट ने सन 1980 में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के दोस्तों जो ये दोनों प्रावधान थे ना दोस्तों, इन दोनों को क्या कर दिया दोस्तों? अवैध घोषित कर दिया। और ये बात हमने दोस्तों आप लोगों को इससे पहले भी बताई थी दोस्तों, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों मिनर्वा मिल्स वाद सन 1980 में 42वें संविधान संशोधन की इन दोनों बातों को दोस्तों अवैध घोषित कर दिया या निष्प्रभावी कर दिया दोस्तों। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रखना दोस्तों, जो मिनर्वा मिल्स वाद दोस्तों जो सन 1980 था ना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का, इसमें दोस्तों इस बात को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि दोस्तों ये केशवानंद भारती वाद ने भी स्वीकार की थी कि अनुच्छेद 39B और दोस्तों जब सी को लागू किया जाएगा तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और 31 का दोस्तों अतिक्रमण किया जा सकता है। ये बात दोस्तों मिनर्वा मिल्स वाद में भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली। तो दोस्तों वो बात दोस्तों केशवानंद भारती वाद में भी स्वीकार की गई थी और ये बात यहाँ पर भी स्वीकार कर ली। किसमें दोस्तों? मिनर्वा मिल्स वाद सन 1980 में। लेकिन ये अतिक्रमण की समीक्षा नहीं की जा सकती, इस बात को दोस्तों इसने भी दोस्तों क्या कर दिया दोस्तों? ठुकरा दिया, अवैध घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब आप लोगों को पता है दोस्तों बार बार में दोस्तों मूल अधिकारों में और दोस्तों डीपीएसपी में क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर विरोध हो रहा है, टकराव उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों मिनर्वा मिल्स वाद में दोस्तों एक तथ्य निकल कर आया। किसमें दोस्तों? सन 1980 में दोस्तों एक तथ्य निकल कर आया दोस्तों मिनर्वा मिल्स वाद में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों जो ये भाग 3 और दोस्तों जो भाग 4 है, भाग 3 का मतलब दोस्तों मूल अधिकार और भाग 4 का मतलब क्या है दोस्तों? डीपीएसपी। तो दोस्तों मूल अधिकार दोस्तों ये डीपीएसपी ना दोस्तों ये दोस्तों आपस में एक दूसरे के में क्या बनाए रखें दोस्तों? संतुलन बनाएंगे दोस्तों, एक दूसरे में दोस्तों सामंजस्य बनाए रखेंगे। दोस्तों ये संविधान का मूल ढांचा माना गया है दोस्तों मिनर्वा मिल्स वाद सन 1980 में दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भाग 3 और भाग 4 को यानी कि दोस्तों मूल अधिकार और डीपीएसपी को किस संविधान संशोधित दोस्तों किस वाद में दोस्तों संविधान का मूल ढांचा माना गया था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों मिनर्वा मिल्स वाद सन 1980 में। तो दोस्तों ये बात हमने आप लोगों को पहले भी बताई थी और बहुत बार एग्जामों में पूछी जा रही है। जबकि आप जानते हो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 25वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों संपत्ति के अधिकार में भी दोस्तों कटौती की गई थी जो कि दोस्तों अनुच्छेद 31 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 31 में। तो चलते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम ये तो बात हो गई दोस्तों इसके दोस्तों जो ऑप्शन दोस्तों जो दिए गए थे दोस्तों उनकी, लेकिन दोस्तों हम इसके कुछ पहलुओं की बात करते हैं दोस्तों जो आज ही दोस्तों आप लोगों से और भी क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों कि दोस्तों जो हमारे मूल अधिकार होते हैं, जो हमारे दोस्तों जो डीपीएसपी है ना दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों आखिर ये लड़ाई किस बात की हो रही है दोस्तों? जो यहाँ से इतने क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं दोस्तों यूपीएससी के द्वारा, आरपीएससी के द्वारा। तो दोस्तों बात करते हैं उस तथ्य की दोस्तों कि हमारे दोस्तों जो मूल अधिकार है और दोस्तों जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है ना दोस्तों, इन दोनों में लड़ाई किस बात की हो रही है, इनमें टकराव किस बात का है, इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो मूल अधिकार है ना दोस्तों, क्या है दोस्तों? जो हमारे दोस्तों जो मूल अधिकार है इनमें दोस्तों एक अधिकार दिया हुआ है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों संपत्ति का अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार आप लोगों को पता है दोस्तों, हमने आप लोगों को दोस्तों इससे पहले भी बताया हुआ है दोस्तों कि अनुच्छेद 19 की धारा 1 यप में भी दोस्तों संपत्ति का अधिकार है।
किसमें दोस्तों, हमारे मूल अधिकारों में दोस्तों संपत्ति का दोस्तों जो अधिकार है वो अनुच्छेद 31 में भी है दोस्तों, और अनुच्छेद 19(1) की एफ धारा में भी है। ये भी सही बात है दोस्तों, इन दो जगह था। लेकिन आप लोगों को बताए, हमने वर्तमान समय में अनुच्छेद 19(1) जो एफ की दोस्तों जो धारा थी दोस्तों, यहाँ से तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है, लेकिन अनुच्छेद 31 में अभी भी संपत्ति का अधिकार बना हुआ है। तो इसी संपत्ति के अधिकार को लेकर दोस्तों यहाँ से दोस्तों लड़ाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप जानते हो दोस्तों, जो हमारी दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है ना दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 39(b) और (c). अब आप लोगों ने दोस्तों अगर पढ़ा होगा तो अनुच्छेद दोस्तों जो 39(b) और दोस्तों जो (c) है ना दोस्तों, ये समाजवादी तत्व है। कैसा है दोस्तों? एक समाजवादी परिकल्पना की बात करता है। कौन? अनुच्छेद 39(b) और (c) किसकी बात करता है दोस्तों? समाजवादी शब्दों की बात करता है, यानी कि समाजवाद की बात करता है 39(b) और (c). तो दोस्तों संपत्ति के अधिकार में और समाजवादी दोस्तों जो तत्व है ना, इन दोनों के आपस में कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि ये दो एक दूसरे की क्या थे दोस्तों? विरोधी थे। अतः दोस्तों भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सामने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोगों को दोस्तों बाद में देखने को जरूर मिलेगा हिंदी भारत की क्लासों में दोस्तों, कि मूल अधिकार और डीपीएसपी में टकराव का पहला मामला कौन सा आया था। याद रखना दोस्तों, कि पहला मामला आया था जिसका नाम है दोस्तों श्रीमती चंपकम दोराइजन मामला वर्षेज दोस्तों। जो मामला था दोस्तों, ये मद्रास स्टेट का था। कहाँ का था दोस्तों? मद्रास स्टेट का, जो उस समय दोस्तों इसे तमिलनाडु कहा जाता था। तो दोस्तों ये मामला आता है दोस्तों कि मूल अधिकार और डीपीएसपी के बीच में दोस्तों जो टकराव उत्पन्न हो रहा है, इसका दोस्तों पहला मामला कौन सा आया था, पहला वाद कौन सा आया था? उसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों श्रीमती चंपकम दोराइजन वर्सेज मद्रास स्टेट का मामला था सन 1951 का दोस्तों। कब का दोस्तों? सन 1951 में। अब दोस्तों इसमें दोस्तों एक बात कही गई थी दोस्तों, जो आप लोगों से दोस्तों पूछी जा सकती है दोस्तों, कि श्रीमती चंपकम दोराइजन वर्सेज दोस्तों मद्रास स्टेट का दोस्तों जो सन 1931 का मामला था, सन 1951 का। कब का दोस्तों? सन 1951 का दोस्तों ये मामला था ना, जिसमें दोस्तों इसमें एक बात कही गई थी कि हमारे दोस्तों जो डीपीएसपी को मूल अधिकारों के अध्याय के अनुरूप, किसके दोस्तों? दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो डीपीएसपी है ना, उनको मूल अधिकारों के अध्याय के अनुरूप और उनकी सहायक के रूप में कार्य करना होगा। तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो डीपीएसपी है, उनको दोस्तों किसको हमारे दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अध्याय के अनुरूप और उनके सहायक के रूप में कार्य करना होगा। इसका अर्थ क्या निकल के आया दोस्तों? इसका अर्थ ये निकल के आया दोस्तों कि मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी गई। किसके ऊपर दोस्तों? डीपीएसपी के ऊपर। जबकि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था दोस्तों, कि डीपीएसपी को प्राथमिकता दी जा रही है दोस्तों मूल अधिकारों के ऊपर। लेकिन दोस्तों जो पहला मामला दोस्तों जब आया था दोस्तों श्रीमती चंपकम दोराइजन वर्सेज मद्रास राज्य का, तब इसमें दोस्तों मूल अधिकारों को अधिक प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों डीपीएसपी के बदले। तो दोस्तों मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी गई। कुछ नोट कीजिएगा दोस्तों, कुछ ऐसे भी दोस्तों वाद आएंगे आप लोगों के सामने जहाँ पर मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन बाद में डीपीएसपी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो पहला मामला दोस्तों श्रीमती चंपकम दोराइजन का आया दोस्तों। दूसरा मामला आया था दोस्तों कामेश्वर को दोस्तों, कौन सा दोस्तों? कामेश्वर सिंह वर्सेज बिहार राज्य का मामला था दोस्तों सन 1951 का। इसमें भी दोस्तों मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी गई थी, जबकि हमने इससे पहले क्या बताया दोस्तों, कि डीपीएसपी को प्राथमिकता दी जा रही थी। तो दोस्तों पहला मामला श्रीमती चंपकम दोराइजन का आया। दूसरा मामला आया दोस्तों कामेश्वर सिंह वर्सेज बिहार राज्य का। इसमें भी दोस्तों मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी गई। तीसरा दोस्तों जो वाद आया था दोस्तों, वो है दोस्तों बेला बनर्जी वाद सन 1954। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेला बनर्जी वाद सन 1954 का मामला। इसमें भी दोस्तों मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी गई। तीसरा दोस्तों जो चौथा वो दोस्तों जो वाद आया, वो आया दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सन 1900 दोस्तों, कब दोस्तों? सन 1967 का मामला। इसमें भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को दोस्तों ये चार दोस्तों जो ये दोस्तों वाद बताए दोस्तों, श्रीमती चंपकम दोराइजन मामला, कामेश्वर सिंह वर्सेज दोस्तों बिहार राज्य का मामला, बेला बनर्जी वाद सन 1954, और दोस्तों जो गोलकनाथ वाद दोस्तों जो पंजाब राज्य, इसमें भी दोस्तों मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी गई। तो दोस्तों ये चार वाद प्रमुख थे दोस्तों, जिन्होंने मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी है। किसके ऊपर दोस्तों? डीपीएसपी के ऊपर। लेकिन दोस्तों आप लोगों को पता है, इसके बाद में दोस्तों 24वां संविधान संशोधन हो चुका था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों केशवानंद भारती वाद आया था दोस्तों केरल राज्य का सन 1973 में,
जिसकी हम थोड़ी देर पहले दोस्तों हम चर्चा कर चुके थे दोस्तों कि केशवानंद भारती दोस्तों जो वाद आया था दोस्तों, इसने 25वें संविधान संशोधन की दोस्तों दो बातों में से एक बात को स्वीकार कर लिया था और एक बात को क्या कर दिया था दोस्तों, अस्वीकार कर दिया था। तो इसी केशवानंद भारती वाद में दोस्तों, जिसमें दोस्तों संविधान का मूल ढांचा निकल कर आया, तो इसने कहा कि हमारे दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों डीपीएसपी और दोस्तों जो मूल अधिकार है वो एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू है दोस्तों। किसने कहा गया था, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये शब्द। अभी ये क्वेश्चन दोस्तों अभी हाल ही में इसी एग्जाम में दोबारा पूछा भी गया है दोस्तों। हम आप लोगों को थोड़ी देर बाद में बताएंगे इसी को कि डीपीएसपी और दोस्तों मूल अधिकारों को एक दूसरे का पूरक माना गया था दोस्तों केशवानंद भारती वाद में, जो कि सन 1973 का मामला था। तो ये दोस्तों आप लोगों के सामने चार वाद आए। बेला बनर्जी वाद आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, गोलकनाथ वाद भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। क्यों याद रखना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों ये जितने भी निर्णय दिए गए ना दोस्तों, कामेश्वर सिंह का दोस्तों, बेला बनर्जी का और दोस्तों गोलकनाथ वाद, इन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को दोस्तों चेंज किया गया दोस्तों भारतीय संसद के द्वारा, यानी कि भारतीय संसद के द्वारा दोस्तों संविधान संशोधन किए जाएंगे इन सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को दोस्तों अप्रभावी बनाने के लिए। दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों कि संसद ने सुप्रीम कोर्ट के इन निर्णयों को, बेला बनर्जी वाद, गोलकनाथ वाद और केशवानंद भारती वाद को दोस्तों अप्रभावी बनाने के लिए दोस्तों, फेल करने के लिए दोस्तों क्या किए दोस्तों, संविधान में संशोधन किए। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों और उसमें क्या क्या बातें आप लोगों से दोस्तों जोड़ी गई थी, बात करते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों मामला आता है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों, जिसका पहला मामला था दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन सन 1951। दोस्तों आप जानते हो दोस्तों, हम आप लोगों को शुरुआत में दोस्तों भारतीय संविधान में आप लोगों को बता चुके थे कि दोस्तों जब प्रथम संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों, तो उसमें दोस्तों भूमि सुधारों से संबंधित दोस्तों कुछ प्रमुख दोस्तों संशोधन किए थे। तो पहली बात तो यही आ गई दोस्तों कि भूमि सुधारों से संबंधित दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 के द्वारा भूमि सुधारों से संबंधित दोस्तों प्रथम अनुसूची 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B भी जोड़ा गया दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना चाहिए दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले क्या पूछा गया है दोस्तों आप लोगों से, अनुच्छेद 31C का क्वेश्चन पूछा गया है कि कब जोड़ा गया था, 25वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों अनुच्छेद 31C, जबकि यहाँ पर अनुच्छेद 31A और दोस्तों जो B है दोस्तों वह जोड़े गए दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 के द्वारा। तो इन दोनों में क्या है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध हेतु जोड़े गए थे ये दोस्तों अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B। अब बात करते हैं दोस्तों चौथा संविधान संशोधन सन 1954 में जब संसद के द्वारा दोस्तों जब किया गया था, तो इस चौथवें संविधान संशोधन के द्वारा यानी कि फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 1955 के द्वारा दोस्तों बेला बनर्जी वाद दोस्तों जो था ना दोस्तों इसको अप्रभावी कर दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये निर्णय कब दिया था दोस्तों, सन 1954 में दिया था। अगले ही साल दोस्तों संसद ने सन 1955 में दोस्तों चौथा संविधान संशोधन सन 1955 के द्वारा दोस्तों बेला बनर्जी वाद को अप्रभावी कर दिया दोस्तों। किसने दोस्तों, संसद ने। फिर बाद में आया दोस्तों गोलकनाथ वाद, दोस्तों आप जानते हो दोस्तों सन 1967 में आया था दोस्तों सन 1967 में गोलकनाथ वाद आया। अतः 24वां संविधान संशोधन किया गया दोस्तों भारतीय संसद के द्वारा। कब किया गया दोस्तों, भारतीय संसद के द्वारा दोस्तों 24वां संविधान संशोधन किया गया सन 1971 में। तो दोस्तों इस वाद में दोस्तों किस संविधान संशोधन में दोस्तों 24वें संविधान संशोधन में गोलकनाथ वाद को दोस्तों अप्रभावी कर दिया गया। किसमें दोस्तों, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा गोलकनाथ दोस्तों जो वाद है ना दोस्तों वर्षित पंजाब राज्य का सन 1967 का, इसको अप्रभावी कर दिया। क्योंकि गोलकनाथ वाद में क्या कहा गया था दोस्तों कि मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अतः दोस्तों जो हमारी संसद थी ना दोस्तों, इसने मौलिक अधिकारों को जो हमारे दोस्तों जो मौलिक अधिकार थे ना, तो मौलिक अधिकारों सहित दोस्तों संविधान के किसी भी भाग या किसी भी अनुच्छेद में दोस्तों संशोधन करने की दोस्तों या परिवर्तन करने की शक्ति रखती है। किसने कहा दोस्तों, संसद ने कहा ऐसा कि 24वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में या किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन कर सकती है दोस्तों। ये शक्ति प्रदान कर दी गई दोस्तों 24वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संसद को दोस्तों। लेकिन बाद में दोस्तों आपको पता है दोस्तों इस संशोधन को दोस्तों इस परिवर्तन को दोस्तों चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि पता है दोस्तों केशवानंद भारती वाद में दोस्तों क्या आया था दोस्तों, संविधान का मूल ढांचा आ गया था दोस्तों। कि दोस्तों केशवानंद भारती वाद ने आपको पता है ना दोस्तों संविधान का मूल ढांचा दिया था दोस्तों।
तो दोस्तों उसके तहत दोस्तों संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसके अनुसार दोस्तों? केशवानंद भारतीवाद के अनुसार। तो दोस्तों ये हमारे दोस्तों मूल अधिकार और दोस्तों जो हमारे दोस्तों नीति निर्देशक तत्व थे ना दोस्तों, इनसे संबंधित दोस्तों कुछ प्रमुख फैक्ट थे दोस्तों, जो अभी तक दोस्तों आप लोगों से पूछे जाएंगे और आने वाले समय में पूछे जाएंगे। यहाँ से दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ये जितने भी लेंथी क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं ना दोस्तों, ये सब इस क्वेश्चनों के बाहर नहीं जाएंगे। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 के साथ आप लोगों के सामने दोस्तों पार्ट नंबर 2 का दोस्तों आज का हमारा 20वां क्वेश्चन। इससे पहले पार्ट 1 में दोस्तों हम 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा समान नागरिक संहिता के लिए जो निर्देश किस वाद में जारी किए गए थे। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि समान नागरिक संहिता आप जानते हैं दोस्तों, हमने अनुच्छेद 44 की बात की, जो कि दोस्तों हमने कहाँ से ग्रहण किए थे दोस्तों? समान नागरिक संहिता दोस्तों हमने कनाडा नामक देश से ग्रहण किए दोस्तों। तो दोस्तों ये किस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस वाद में दोस्तों ऐसे दिशा निर्देश जारी किए गए थे समान नागरिक संहिता से संबंधित? इसका उत्तर होगा दोस्तों सरला मुदगल बनाम भारत संघ मामले में। किसमें दोस्तों? सरला मुदगल बनाम भारत संघ का दोस्तों जो मामला था दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों समान नागरिक संहिता से संबंधित दोस्तों जितने भी दिशा निर्देश है वो सब जारी किए गए थे। और हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों भारत का दोस्तों एकमात्र ऐसा राज्य दोस्तों जो गोवा है ना, वहाँ पर समान नागरिक संहिता वर्तमान में लागू भी है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसके दोस्तों एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जो आप लोगों से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों यहाँ से। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कि दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो भारतीय संविधान का दोस्तों ऐसा कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो राज्य पोषित धार्मिक शैक्षणिक संस्थान, यानी कि दोस्तों राज्य के द्वारा जहाँ पर दोस्तों वित्त दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ऐसे धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती दोस्तों। ऐसा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है दोस्तों? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल आप लोगों से पूछा गया है, जहां राज्य पोषित धर्मशाला यानी कि राज्य द्वारा दिया गया पैसा धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी कि उन धार्मिक शिक्षण संस्थाओं से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती दोस्तों जहां राज्य का पैसा आता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 28। दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, आप सब जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद दोस्तों जो 28 है ना दोस्तों, ये आप लोगों को घोषित करता है कि अगर जहाँ पर भी दोस्तों राज्य के द्वारा पैसा दिया जा रहा है वो धार्मिक संस्थान में दोस्तों कभी भी दोस्तों धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है दोस्तों। किसके दोस्तों? इस अनुच्छेद 28 के कुछ दोस्तों फैक्ट भी है दोस्तों। इसी अनुच्छेद 28 में क्या क्या कहा गया है दोस्तों, उन तथ्यों की दोस्तों बात करते हैं। पहली बात तो यही होगी दोस्तों आप लोगों के सामने अनुच्छेद 28 में कि अगर राज्य के द्वारा दोस्तों धन दिया जा रहा है या पैसा दिया जा रहा है तो उस धार्मिक शिक्षण संस्थान में दोस्तों धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। पहली बात तो यही हो गई दोस्तों। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी शब्द है दोस्तों अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों, उन फैक्ट की चर्चा करते हैं दोस्तों जो आप लोगों से यूपीएससी में और आरपीएससी में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 28 में और क्या कहा गया है दोस्तों, अगर वे शिक्षण संस्थान दोस्तों जो राज्य से दोस्तों क्या लेते हैं दोस्तों, वित्त लेते हैं या अनुदान लेते हैं या पैसा लेते हैं, अगर मान लिया जाए दोस्तों एक ऐसा धार्मिक शिक्षण संस्थान दोस्तों जो राज्य से दोस्तों अनुदान लेता है, पैसा लेता है या दोस्तों वित्त लेता है, अगर दोस्तों वो वित्त प्राप्त करता है किससे दोस्तों? राज्य से। तो दोस्तों ऐसे शिक्षण संस्थान में दोस्तों अगर दोस्तों या दोस्तों वो मान्यता प्राप्त है दोस्तों राज्य सरकार से, तो दोस्तों वो राज्य के द्वारा अगर दोस्तों मान्यता प्राप्त है या राज्य से पैसा वसूल करता है तो वहाँ पर दोस्तों सशर्त दोस्तों, यानी कि वहाँ उस संस्थान की दोस्तों जो भी शर्तें हैं, याद रखना दोस्तों सशर्त की बात की जा रही है दोस्तों, अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों इस शब्द को, सशर्त, यानी कि दोस्तों उस शिक्षण संस्थान की दोस्तों जो भी शर्तें हैं ना, उन शर्तों को स्वीकार करने के बाद में दोस्तों वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है दोस्तों। समझ लीजिएगा दोस्तों ऐसा शिक्षण संस्थान दोस्तों जो राज्य से अगर दोस्तों अनुदान भी प्राप्त करता है ना, अनुदान प्राप्त तो करता है लेकिन दोस्तों उस शिक्षण संस्थान की दोस्तों जो भी शर्त है ना, सशर्त दोस्तों उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है दोस्तों। जबकि आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है दोस्तों, 28वां अनुच्छेद यही कहता है कि राज्य पोषित अगर दोस्तों कोई धार्मिक शिक्षण संस्थान है दोस्तों तो वो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, लेकिन दोस्तों धार्मिक शिक्षा दे तो सकता है दोस्तों, कब? जब उसकी शर्तों को पूरा कर लिया जाए, यानी कि सशर्त धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है दोस्तों। किसी के लिए भी लेना, उसमें भाग लेना बाध्यकारी भी नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति उसमें दोस्तों जबरदस्ती भाग भी नहीं ले सकता।
समझ लीजिएगा दोस्तों, कोई भी व्यक्ति को उसमें दोस्तों जबरदस्ती भाग लेने के लिए दोस्तों प्रेरित नहीं किया जा सकता। उसमें किसी के लिए उसमें भाग लेना दोस्तों बाध्यकारी भी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि आप उसमें उस शिक्षण संस्थान में दोस्तों अनिवार्य रूप से पढ़ाई करें ही सही दोस्तों धार्मिक शिक्षा की। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से दोस्तों ये भी याद रखना चाहिए, यदि कोई दोस्तों अल्प वयस्क दोस्तों व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, छोटे बच्चे हैं दोस्तों, तो उनके संबंध में दोस्तों उनके अभिभावकों से, उनके दोस्तों जो अभिभावक होते हैं, उनके दोस्तों जो माता पिता होते हैं ना, उनसे उनकी अनुमति अनिवार्य भी है दोस्तों उस शिक्षण संस्थान में दोस्तों धार्मिक शिक्षा लेने से पहले। तो छोटे अल्प वयस्क दोस्तों जो बच्चे होते हैं ना, उनसे दोस्तों उनके माता पिता की अनुमति अनिवार्य है उस धार्मिक शिक्षण संस्थान में दोस्तों शिक्षा ग्रहण करने से पहले। तो ये भी बात आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक और फैक्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 28 में अगर वह किसी संस्था या ट्रस्ट की स्थापना की गई है, मान लिया जाए दोस्तों किसी संस्था या ट्रस्ट की स्थापना की गई है, तो दोस्तों उसमें धार्मिक शिक्षण के लिए की गई है। कहने का मतलब है दोस्तों, किसी ऐसे ट्रस्ट की स्थापना या किसी ऐसी संस्था की स्थापना अगर धार्मिक शिक्षण के लिए की गई है दोस्तों, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी भी जा सकती है दोस्तों। यानी कि मान लिया जाए दोस्तों एक ऐसा संस्थान जिसकी स्थापना है दोस्तों धार्मिक उद्देश्य के लिए की गई हो दोस्तों, या धार्मिक शिक्षण के लिए की गई है, तो उसमें दोस्तों धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है दोस्तों। अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों इस बात को। तो दोस्तों ये 3 बातें आप लोगों के सामने थी दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया। पहली बात तो ये आती है दोस्तों कि राज्य पोषित किसी भी धार्मिक शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये कहाँ लिखा है दोस्तों? अनुच्छेद 28 में। लेकिन अनुच्छेद 28 में यही बात एक और लिखी हुई है दोस्तों, अगर उस धार्मिक शिक्षण संस्थान में अगर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, चाहे वो बिल्कुल दोस्तों राज्य से क्या प्राप्त करता है, वित्त पोषित तो प्राप्त करता है, लेकिन उसकी शर्तों को मानना अनिवार्य है। और उन शर्तों को मानने के साथ साथ में दोस्तों अगर कोई दोस्तों उसमें भाग लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, तो ये उसकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी को दोस्तों अनिवार्य रूप से उसमें बाध्यकारी नहीं है दोस्तों कि वो व्यक्ति उसमें जाकर पढ़ाई करे ही सही या धार्मिक शिक्षा ग्रहण करे ही सही, तो अनिवार्य नहीं है यानी बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों छोटा बच्चा है ना दोस्तों, अल्प वयस्क की याद रखना दोस्तों, अगर अल्प वयस्क दोस्तों व्यक्ति है तो उसके संबंध में उसके दोस्तों जो अभिभावक होंगे, माता पिता या दोस्तों कोई भी अन्य व्यक्ति दोस्तों जो भी उसका अभिभावक है, उससे अनुमति अनिवार्य है दोस्तों यहाँ पर उस धार्मिक शिक्षण में दोस्तों धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो ये तो बात हो गई दोस्तों आपके अनुच्छेद 28 की। तीनों बातें मैंने आप लोगों को बता दी दोस्तों। अगर किसी ट्रस्ट की स्थापना की जा रही दोस्तों धार्मिक शिक्षण के लिए, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी भी जा सकती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक वाद आया था दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों कैथोलिक बिशप काउंसिलिंग वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 2012 का दोस्तों एक मामला था दोस्तों। याद रखना दोस्तों ये मामला दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आप लोगों से दोस्तों पूछा जा रहा है दोस्तों। मामले का नाम है दोस्तों कैथोलिक बिशप काउंसिलिंग वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य 2012 का दोस्तों मामला था दोस्तों। पहले तो इस मामले की चर्चा करते हैं कि ये मामला था क्या दोस्तों, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा था दोस्तों। उन तथ्यों की दोस्तों हम आप लोगों से चर्चा करेंगे दोस्तों, जो आप लोगों के लिए दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये हम बात करते हैं दोस्तों 2012 से पहले दोस्तों जो मध्य प्रदेश दोस्तों जो सरकार थी, मध्य प्रदेश राज्य में जितने भी दोस्तों जो सरकारी स्कूल थे ना दोस्तों, उन सरकारी स्कूलों में दोस्तों एक किताब चालू की गई जिसका नाम था दोस्तों भागवत गीता का सार पुस्तक। यानी कि दोस्तों जो भागवत गीता होती है ना, उसके सार की दोस्तों एक पुस्तक चालू कर दी गई दोस्तों सरकारी जो स्कूल होते थे ना उनमें बच्चों के लिए। अब दोस्तों इसको चैलेंज किया गया है दोस्तों कैथोलिक बिशप काउंसिलिंग के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है इस मामले को कि आप सरकारी स्कूलों में दोस्तों भागवत गीता नहीं पढ़ा सकते। किसने दोस्तों चैलेंज किया? कैथोलिक बिशप काउंसिलिंग नाम का दोस्तों एक संस्थान था, इसने चेंज किया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों इसने एक PIL दर्ज की दोस्तों, पब्लिक इंटरेस्ट दोस्तों जो PIL होती है दोस्तों हमारी, उसको दोस्तों किसने दोस्तों कैथोलिक बिशप काउंसिल ने दोस्तों लगाया दोस्तों, PIL लगा दी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया दोस्तों किसके तहत में दोस्तों, इस मामले के तहत मध्य प्रदेश 2012 का दोस्तों ये मामला था। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 28 की धारा 1 में दोस्तों जो धार्मिक शिक्षा शब्द उल्लेखित है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 28 में क्या है दोस्तों धार्मिक शिक्षा शब्द उल्लेखित है दोस्तों। आप दोस्तों क्वेश्चन में भी देख सकते हैं दोस्तों, धार्मिक शिक्षा अनुच्छेद 28 की धारा 1 में उल्लेखित है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 28 की धारा 1 में दोस्तों जो धार्मिक शिक्षा दोस्तों जो अर्थ है ना दोस्तों, वो रिलीजियस
इंस्ट्रक्शन की बात करता है, न कि दोस्तों रिलीजियस एजुकेशन की। इंग्लिश टर्म में दोस्तों अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों भारतीय संविधान में जो धार्मिक शिक्षा का दोस्तों जो अर्थ लिखा हुआ है दोस्तों अंग्रेजी शब्द, उस अंग्रेजी शब्द में जो अंग्रेजी शब्द लिखा हुआ है वो है दोस्तों रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। किसका लिखा हुआ है दोस्तों? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है दोस्तों, न कि दोस्तों रिलीजियस एजुकेशन। जबकि एजुकेशन का अर्थ होता है दोस्तों शिक्षा, जबकि दोस्तों जो इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है दोस्तों इंस्ट्रक्शन। अतः अब धार्मिक शिक्षा का दोस्तों अर्थ क्या होता है, यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद दोस्तों जो 28 है ना, उसमें धार्मिक शिक्षा का अर्थ दोस्तों धार्मिक एजुकेशन देना नहीं है दोस्तों। उसका अर्थ क्या है दोस्तों, उसकी बात करते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस निर्णय में, कहा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कि अनुच्छेद 28 की धारा 1 में दोस्तों जो धार्मिक शिक्षा का दोस्तों जो अर्थ है ना दोस्तों वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है, यानी कि कहने का मतलब है किसी विशेष धर्म के उपबंधों, प्रथाओं, पूजा पद्धति और दोस्तों जो कर्म कांड होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, किसी विशेष धर्म के उपदेशों, प्रथाओं, पूजा पद्धतियों और कर्म कांडों से दोस्तों। इस किसका उल्लेख दोस्तों? धार्मिक शिक्षा का उल्लेख। तो दोस्तों धार्मिक शिक्षा का उल्लेख किससे है दोस्तों? किसी विशेष धर्म के उपदेशों, प्रथाओं, पूजा पद्धति और दोस्तों कर्मकांडों से। जबकि दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों एक बहुत ही दोस्तों शानदार बात कही थी दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा जरूर। इसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोस्तों जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों जो भागवत पुस्तक दोस्तों भगवत गीता की दोस्तों जो पुस्तक है ना दोस्तों, ये दोस्तों जो सरकारी विद्यालयों में दोस्तों जो चलाई जा रही है दोस्तों, ये किसी भी धर्म पर आधारित नहीं है दोस्तों। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भागवत गीता दोस्तों कि न तो दोस्तों हिंदू धर्म की पुस्तक है दोस्तों, न ही किसी धर्म की पुस्तक है, ये तो दोस्तों भारतीय दर्शन पर आधारित है। भारतीय का दर्शन आप जानते हैं दोस्तों, जो इंडियन फिलोसॉफी ना दोस्तों उस पर आधारित ग्रंथ है दोस्तों भागवत गीता। याद रखना दोस्तों, भागवत गीता को दोस्तों भारतीय दर्शन पर आधारित ग्रंथ माना गया है, किसी भारतीय धर्म पर आधारित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इंडियन फिलोसॉफी के तहत दोस्तों ये ग्रंथ आता है, याद रखना दोस्तों। अतः आप लोग जानते हो जब सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों किसी भी कैदी के द्वारा या किसी भी मुजरिम के द्वारा दोस्तों जब शपथ खिलाई जाती है ना दोस्तों, तो आपको पता है दोस्तों वो दोस्तों भागवत गीता के ऊपर हाथ रख कर ही दोस्तों उसको कसम खिलाई जाती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो भागवत गीता ना दोस्तों इसको धार्मिक ग्रंथ नहीं माना गया है दोस्तों, ये भारतीय दर्शन पर आधारित ग्रंथ है, इंडियन फिलोसॉफी पर आधारित ग्रंथ है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वजह से दोस्तों किसी भी शिक्षण संस्थान में दोस्तों भागवत गीता की पुस्तकें पढ़ाई जा सकती है, इसका अध्ययन कराया भी जा सकता है दोस्तों। ये किसी धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा दोस्तों, याद ना, क्योंकि ये इंडियन फिलोसॉफी का क्वेश्चन है। और दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के बाद में। दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, कभी आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है क्या दोस्तों। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों का एक ही उद्देश्य है। मैंने दोस्तों थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था दोस्तों, कहा था आप लोगों से दोस्तों कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों आरपीएससी के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में ऐसा कहा था कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल दोस्तों जो राइट होते हैं, तथा दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों वो एक ही सिक्के के दो पहलू है, या इनका दोस्तों उद्देश्य एक ही है, या दोस्तों इनका उद्देश्य एक ही या एक दूसरे के पूरक है। ऐसा किस में कहा गया था दोस्तों? ऐसा कहा गया था दोस्तों केशवानंद भारतीवाद बनाम दोस्तों केरल राज्य सन 1973 में ऐसा कहा गया था। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों ये दोनों बातें आप लोगों को कि ऐसा कब कहा गया था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर 2019 का पार्ट नंबर सी का दोस्तों पार्ट नंबर 2 कंप्लीट कर रहे थे। पार्ट 1 में दोस्तों हमने 18 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और हमने पार्ट नंबर 3 में इस पूरे वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों आप दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा और हाँ दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। इसी प्रकार के दोस्तों मजेदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों है नहीं बार दोस्तों लेकर आता रहेगा दोस्तों। किसी भी कोचिंग संस्थान में इतनी शानदार जानकारी आप लोगों को कभी भी नहीं दी जाएगी दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों क्वेश्चन हमारा आप लोगों के सामने 23वां क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51A के अंतर्गत हमारा दोस्तों जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51A है के अंतर्गत दोस्तों जो मूल कर्तव्य जोड़े गए ना दोस्तों, कितने जोड़े गए दोस्तों? भाग 4A में दोस्तों आपको पता है दोस्तों अनुच्छेद 51A के अंतर्गत दोस्तों 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए दोस्तों। 10 मूल कर्तव्य दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और दोस्तों जो 11वां मूल कर्तव्य था ना दोस्तों ये हमने दोस्तों 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि दोस्तों जो ये मूल कर्तव्य थे वो किस संविधान से लिए गए थे, जबकि मैंने आप लोगों को दोस्तों इससे पहले भी बता चुके थे दोस्तों कि दोस्तों ये जो मूल कर्तव्य थे हमने दोस्तों रूस नामक देश से लिए थे दोस्तों, जिसे सोवियत संघ भी कहते हैं या USSR के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों सोवियत संघ बोल दीजिए, USSR बोल दीजिए या रूस बोल दीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को हम पहले बहुत बार बता चुके थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों याद रखना।
दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए दोस्तों, और हाँ दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीश को दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग चलाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति न्यायाधीश है दोस्तों, तो उस न्यायाधीश को दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों। ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद की 124 की धारा 4 दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 124 की दोस्तों जो धारा 4 है ना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों महाभियोग शब्द लिखा हुआ है दोस्तों, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की दोस्तों एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की दोस्तों जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा 4 में लिखी हुई है। तो न्यायाधीशों को हटाने की बात कही गई है दोस्तों। यहाँ पर चलते दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों भांडा फोड़ने वाले आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही जबरदस्त व्याख्या रहेगी आप लोगों के सामने। एक भी क्वेश्चन बन ही जाएगा दोस्तों, विश्वास कीजिए निभारे चैनल पर। क्वेश्चन है आप लोगों को दोस्तों कि भारतीय संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद 124 की दोस्तों जो धारा 4 है ना दोस्तों, ये न्यायाधीशों को हटाने की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जो न्यायाधीश थे ना उनको हटाने की बात करती है। यहाँ पर दोस्तों दो आधार बताए गए हैं दोस्तों न्यायाधीशों को हटाने के, याद रखना दोस्तों। नंबर 1 बताया गया है दोस्तों अक्षमता के आधार पर, असमता के आधार पर दोस्तों, यानी कि अक्षमता के आधार पर, यानी जिसे असमर्थता भी बोलते हैं। इंग्लिश शब्द देख लीजिएगा दोस्तों इनकैपेसिटी। तो दोस्तों दो आधार बताए गए हैं। नंबर 1 होगा दोस्तों इनकैपेसिटी और दूसरा होगा दोस्तों सिद्ध कदाचार। तो दोस्तों सिद्ध कदाचार दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों, सिद्ध कदाचार को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों प्रोवेड मिसबिहेवियर। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रोवेड मिसबिहेवियर कहा जाता है कि दोस्तों जो आपको किसी सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर आप लोगों को हटाया जा सकता है दोस्तों न्यायाधीश के पद से। लेकिन आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर अंडरलाइन याद कर लेना दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि हमारे भारतीय संविधान में दोस्तों, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं ना दोस्तों, इनको हटाने से लेकर दोस्तों कदाचार शब्द परिभाषित नहीं है दोस्तों। गौर कीजिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को दोस्तों हटाना है दोस्तों आप लोगों को, तो उसके लिए दोस्तों कदाचार शब्द है दोस्तों। तो कदाचार शब्द भारतीय संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। जबकि आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि दोस्तों तुम्हारे हाई कोर्ट के दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं ना उनको हटाने के लिए दोस्तों कदाचार शब्द परिभाषित है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए कभी भी कदाचार शब्द दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों प्रयुक्त नहीं किया गया है, यानी कि परिभाषित नहीं किया गया है, सॉरी दोस्तों। जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए दोस्तों कदाचार शब्द परिभाषित किया गया था। चले दोस्तों अब हम बात करते हैं उन तथ्यों की दोस्तों जो आप लोगों से दोस्तों एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को पता है दोस्तों जब संविधान में कदाचार शब्द परिभाषित ही नहीं है तो किस आधार पर हटाएंगे? ताकि कदाचार होता क्या है दोस्तों, इसका दोस्तों निर्णय कौन कर रही है दोस्तों? संसद कर रही है। आपको पता है दोस्तों ये सब निर्णय कौन करेगी दोस्तों? संसद करेगी। संसद को दोस्तों ये दोस्तों एक शक्ति बनाई दोस्तों, संसद को ये शक्ति दी गई है कि वो दोस्तों यहाँ पर क्या बना सकती है दोस्तों? विधि बना सकती है दोस्तों न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित। तो सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित जो नियम और कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी। लेकिन दोस्तों इस संसद ने दोस्तों एक अधिनियम बनाया था जिसका नाम है दोस्तों न्यायाधीश जांच अधिनियम सन 1968। कौन सा अधिनियम बनाया दोस्तों? न्यायाधीश जांच अधिनियम सन 1968 बनाया दोस्तों। और इस अधिनियम में दोस्तों इन न्यायाधीशों को हटाने की दोस्तों प्रक्रिया का उल्लेख किया। किसकी दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस में किया गया है दोस्तों? न्यायाधीश जांच अधिनियम सन 1968 में किया गया है। तो दोस्तों वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं दोस्तों चाहिए दोस्तों, आइए गौर करते हैं दोस्तों जहां से आप लोगों से क्वेश्चन बन रहा है। पहली बात शुरुआत होती है दोस्तों कि दोस्तों किसी भी अगर न्यायाधीश को हटाना है, सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों अगर न्यायाधीश को हटाना है तो लोकसभा में दोस्तों 100 सदस्य तथा राज्यसभा में 50 सदस्य दोस्तों हस्ताक्षर के बाद में दोस्तों जो लोकसभा अध्यक्ष होगा या दोस्तों जो राज्यसभा दोस्तों जो अध्यक्ष होगा या सभापति होगा उसको क्या देंगे दोस्तों? एक पत्र सौंपेंगे। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर लोकसभा में दोस्तों बिल लाया जा रहा है तो 100 सदस्य लेकर आएंगे। अगर राज्यसभा के द्वारा दोस्तों कोई बिल लेकर आया जा रहा है दोस्तों न्यायाधीश को हटाने के लेकर तो 50 सदस्यों के द्वारा दोस्तों वो बिल लेकर आएंगे और अध्यक्ष और सभापति को सौंप देंगे। दोस्तों याद रखना दोस्तों अध्यक्ष या सभापति इस दोस्तों जो पत्र होगा दोस्तों इसको अस्वीकार भी कर सकता है। आप जानते हो दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों 2018 में दोस्तों एक केस आया था जब भारत के मुख्य न्यायाधीश को दोस्तों जो दीपक मिश्रा हुआ करते थे उनको हटाने के लिए दोस्तों बिल लेकर आए थे दोस्तों लोकसभा में। लेकिन उस बिल को दोस्तों सभापति दोस्तों जो वेंकैया नायडू थे दोस्तों इन्होंने अस्वीकार कर दिया था दोस्तों। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि अध्यक्ष और सभापति इसे अस्वीकार भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वेंकैया नायडू ने दोस्तों दीपक मिश्रा के खिलाफ दोस्तों जो केस लाया गया था दोस्तों उनको हटाने के लिए तो उसको अस्वीकार कर दिया था दोस्तों 2018 का मामला। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना।
बात करेंगे दोस्तों मामले की, लेकिन पहले इसकी दोस्तों एक स्टेप बाय स्टेप चर्चा कर लें। तो दोस्तों अध्यक्ष और सभापति उसको अस्वीकार भी कर सकता है दोस्तों। प्रस्ताव पर चर्चा करने से पहले दोस्तों 14 दिन पहले दोस्तों जो न्यायाधीश होगा ना दोस्तों, उसको सूचना देना भी अनिवार्य है दोस्तों। यानी कि जिस न्यायाधीश के खिलाफ दोस्तों, जिस न्यायाधीश को दोस्तों हटाने के लिए दोस्तों जो जो अभियोग की दोस्तों जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है दोस्तों, तो दोस्तों उस महाभियोग को दोस्तों उससे पहले उस न्यायाधीश को बताना भी जरूरी है। और दोस्तों जो न्यायाधीश है ना दोस्तों, वो अपना मत भी रख सकता है दोस्तों। ये भी याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बन रहा है कि उस न्यायाधीश के द्वारा दोस्तों अपना मत भी रखा जा सकता है। अब बात तो गई दोस्तों कि न्यायाधीश ने दोस्तों अपना मत भी रख दिया, 14 दिन पहले उसको सूचना भी दे दी, लोकसभा स्पीकर या दोस्तों सभापति ने उसको अस्वीकार भी नहीं किया। तो इसके बाद में दोस्तों 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों कि कितनी सदस्यीय समिति द्वारा दोस्तों उस विधेयक की दोस्तों या उस महाभियोग की चर्चा, उस महाभियोग का दोस्तों जो पत्र होता है ना दोस्तों, उसकी दोस्तों अनुशंसा की जाती है या उसके ऊपर दोस्तों विचार विमर्श किया जाता है। तो दोस्तों 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है दोस्तों उस महाभियोग की प्रक्रिया या उस दोस्तों विधेयक को जांचने के लिए। दोस्तों उन 3 सदस्य कौन कौन होते हैं दोस्तों, ये भी आप लोगों से याद रखना दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों, या सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों न्यायाधीश होगा। यानी कि सुप्रीम 2 व्यक्ति तो ऐसे होंगे दोस्तों जो या तो दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर दोस्तों हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो। यहाँ पर हाई कोर्ट का न्यायाधीश मत कर देना दोस्तों, यहाँ पर बात कही गई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो चाहे दोस्तों न्यायाधीश हो। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की बात कही गई है दोस्तों, न्यायाधीश नहीं दोस्तों। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात कही गई है। तथा दोस्तों जो तीसरा दोस्तों जो व्यक्ति होगा वो एक प्रतिष्ठित दोस्तों जो विधि वेता होगा दोस्तों। कौन होगा दोस्तों? प्रतिष्ठित विधि वेता होगा, यानी कि वो व्यक्ति दोस्तों जिसे दोस्तों कानून की बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों ये 3 सदस्यीय समिति दोस्तों, इसकी समय अवधि निर्धारित भी नहीं है। यानी कि दोस्तों ये समिति दोस्तों कितने दिनों तक दोस्तों उस पर जांच करेगी दोस्तों, इसकी कोई समय निर्धारित नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों। तो 3 सदस्यीय समिति दोस्तों उसकी जांच करेगी दोस्तों कि न्यायाधीश के खिलाफ दोस्तों न्यायाधीश के खिलाफ दोस्तों जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है वो सही है या नहीं है दोस्तों। अगर समिति दोस्तों उस न्यायाधीश को दोस्तों दोषी पाई जाती है दोस्तों, तो दोस्तों समिति द्वारा अगर वो दोस्तों न्यायाधीश दोषी पाया जाता है, तो जिस सदन में दोस्तों प्रस्ताव लंबित हैं, यानी कि अगर लोकसभा में दोस्तों अगर दोस्तों बिल आया है तो दोस्तों लोकसभा में रखा जाएगा, या फिर दोस्तों राज्यसभा में अगर कोई बिल लाया गया था दोस्तों तो राज्यसभा में उस बिल को दोस्तों सौंप दिया जाएगा। किसको दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष को, या लोकसभा के सभापति, या दोस्तों राज्यसभा के सभापति को। तो दोस्तों जिस समिति ने दोस्तों फिर समिति द्वारा दोषी पाए जाने पर जिस सदन में दोस्तों प्रस्ताव लंबित है उसी समिति को दोस्तों वो प्रस्ताव सौंप दिया जाएगा विचार करने के लिए। ठीक है दोस्तों। अब विचार करेगी कौन दोस्तों? लोकसभा या राज्यसभा। तो दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा में से अगर दोस्तों अगर उसको बिल को पास करना है ना दोस्तों, तो दोनों सदनों में, किसमें दोस्तों? राज्यसभा में और दोस्तों लोकसभा में, यानी कि दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा। तो दोस्तों आप जानते हो दोस्तों विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है दोस्तों। मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर कुछ अंडरलाइन दोस्तों कुछ शब्द बताना चाहता हूँ। विशेष बहुमत का मतलब होता है दोस्तों कुल सदस्य संख्या, यानी कि हमारे लोकसभा की कुल सदस्य संख्या और राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी कि उन दोनों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत की बात हो रही है दोस्तों। यानी कि दोस्तों आधे से अधिक सदस्य क्या होंगे दोस्तों? आधे से अधिक सदस्यों को उसमें हस्ताक्षर होने अनिवार्य। तथा दोस्तों तथा शब्द को अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों, कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी होना जरूरी है, तथा उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत भी अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों यानी कि 250, जैसे कि मान लिए दोस्तों हमारे राज्यसभा में दोस्तों 250 है, तो 250 में से दोस्तों 125 का आना अनिवार्य है, और 125 में से दोस्तों जितने भी आएंगे ना दोस्तों इसके ऊपर उन सभी का दोस्तों यानी कि उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 बहुमत से दोस्तों वो विधेयक पारित भी होना अनिवार्य है। तो दोस्तों कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी होना जरूरी है, तथा उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत भी से भी वो विधेयक पारित होना चाहिए दोनों सदनों में। यानी कि दोस्तों लोकसभा में भी इसी आधार पर विशेष बहुमत से पारित होगा, और राज्यसभा में भी दोस्तों विशेष बहुमत के आधार पर ही दोस्तों वो पारित होगा। अब दोस्तों आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्ट है दोस्तों जो आप लोगों को दोस्तों याद रखने हैं कि कौन कौन से फैक्ट है दोस्तों। इस संदर्भ में दोस्तों संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, यानी कि आप दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों अगर दोस्तों न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं तो दोस्तों जो विधेयक लेकर आ रहे हैं ना दोस्तों, तो इस संदर्भ में दोस्तों संयुक्त बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती दोस्तों। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों न्यायाधीशों को दोस्तों हटाना है दोस्तों, तो इस संदर्भ में आप दोस्तों संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जबकि आप जानते हो दोस्तों भारत में दोस्तों
अब जैसे दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा से दोस्तों जो विधेयक है दोस्तों वो पारित हो गया दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया वाला दोस्तों विधेयक अगर पारित हो जाता है ना दोस्तों, तो दोस्तों वो किसके पास में जाएगा दोस्तों, वो राष्ट्रपति के पास में जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों न्यायाधीश को हटाने की पावर किसके पास है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास में। तो राष्ट्रपति के पास में दोस्तों वो विधेयक भेजा जाएगा जो अपने हस्ताक्षर करने के बाद में, यानी कि जैसे दोस्तों राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है दोस्तों, तो दोस्तों वो जो न्यायाधीश है ना दोस्तों, जो न्यायाधीश है दोस्तों उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बात थी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की। तो दोस्तों इसके कुछ प्रमुख फैक्ट आप दोस्तों गौर कर लीजिएगा दोस्तों कि इस संदर्भ में दोस्तों संयुक्त बैठक भी नहीं बुलाई जा सकती। अब दोस्तों उन और भी तथ्य हैं उनकी बात करेंगे दोस्तों, परंतु इसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, हमने शुरुआत में दोस्तों आप लोगों को बताया था दोस्तों, जब भारतीय संविधान की वीडियो की शुरुआत की थी ना दोस्तों, तभी हमने शुरुआत की क्लासों में दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की बात की थी। तब मैंने आप लोगों को दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो न्यायाधीशों से संबंधित दोस्तों जो हटाने की दोस्तों जो संबंधित दोस्तों जो श्रृंखला है ना दोस्तों, उसका भी दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन आप लोगों से पता है दोस्तों, आरपीएससी पूछ चुकी थी और हमने आप लोगों को बता भी दिया था आरपीएससी के उसी एग्जाम में दोस्तों। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की इस श्रृंखला का दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि वर्तमान में दोस्तों या अभी तक दोस्तों सन 1950 से लेकर 2024 तक दोस्तों कितने न्यायाधीशों को हटाया जा चुका है दोस्तों। याद रखना सुप्रीम कोर्ट में अभी तक दोस्तों एक भी न्यायाधीश को अभी तक हटाया नहीं गया है दोस्तों। याद रखना दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अभी तक दोस्तों एक भी न्यायाधीश को हटाया नहीं गया है दोस्तों। बात कर रहे हैं दोस्तों जून 2024 तक, जून 2024 तक दोस्तों एक भी दोस्तों न्यायाधीश हो गया है दोस्तों, चाहे वो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हो गया सुप्रीम कोर्ट का, उसको अभी तक हटाया नहीं गया है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को दो बातें याद रखनी चाहिए, केवल एक बार का मतलब यह नहीं दोस्तों केवल एक बार नहीं, अब तो वर्तमान में 2 बार हो गया, क्योंकि 2018 में भी दोस्तों ये मामला आ चुका था दोस्तों। तो दोस्तों केवल शब्द को हटा दीजिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक बार नहीं दोस्तों सन 1992 और 93 में, जबकि दोस्तों 2018 में भी दोस्तों एक मामला आ गया था, यानी कि वर्तमान में 2 ऐसे मामले आ चुके हैं दोस्तों। सन 1992 और 93 में दोस्तों रामास्वामी दोस्तों एक न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों। कौन दोस्तों, वीर रामास्वामी दोस्तों एक न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। उनको हटाने की दोस्तों जो प्रक्रिया चली थी लेकिन वो पूर्ण नहीं हुई थी दोस्तों, यानी कि हटाया नहीं गया था दोस्तों। प्रक्रिया तो चली थी दोस्तों वीर रामास्वामी के ऊपर दोस्तों उनको हटाने के लिए, लेकिन वो प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। इसकी बात हम दोस्तों फिर कभी चर्चा में करेंगे दोस्तों, बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों वीर रामास्वामी का दोस्तों, उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। आरपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी थी, उसी क्वेश्चन में दोस्तों इसकी प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दें दोस्तों 2018 में भी दोस्तों एक व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया लाई गई थी, तो दोस्तों 2018 में भी लाया चुका है, सन 1992-93 की 2 बार हो चुका है दोस्तों ऐसा मामला। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि यह प्रक्रिया है दोस्तों, ये महाभियोग की दोस्तों जो प्रक्रिया है ना दोस्तों, ये संसद के एक ही सत्र में पूर्ण होनी अनिवार्य है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना चाहिए दोस्तों। अगर सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों अगर न्यायाधीश को हटाना है ना दोस्तों, तो उसके संबंधित दोस्तों जो संशोधन दोस्तों जो विधेयक लेकर आया जाएगा, तो वो एक ही सत्र में पूर्ण होना अनिवार्य है। संसद के एक ही सत्र में दोस्तों पूर्ण होना चाहिए दोस्तों, तभी उस न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो ये बात हो गई दोस्तों कि सन 1992-93 में दोस्तों वीर रामास्वामी के ऊपर दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया चली थी, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, इनके हटाया नहीं गया था। दूसरी बात आई दोस्तों कि दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं, जबकि रामास्वामी कौन थे दोस्तों, न्यायाधीश थे, जबकि मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों, दीपक मिश्रा की बात हो रही है दोस्तों। अप्रैल 2018 की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों दीपक मिश्रा दोस्तों, जिनको हटाने के लिए जिनको हटाने के लिए दोस्तों प्रस्ताव लाया गया था दोस्तों लोकसभा में। तो दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो सभापति दोस्तों जो वेंकैया नायडू थे ना दोस्तों, उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था दोस्तों। किसको दोस्तों, दीपक मिश्रा हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे दोस्तों 2018 में, उनको हटाने के लिए दोस्तों मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए दोस्तों एक महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई 2018 में दोस्तों। लेकिन सभापति दोस्तों जो वेंकैया नायडू हुआ करते थे दोस्तों उपराष्ट्रपति, उन्होंने इस प्रस्ताव को दोस्तों क्या कर दिया दोस्तों, अस्वीकार कर दिया था। और मैंने आप लोगों को दोस्तों थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि उस प्रस्ताव को अस्वीकार भी किया जा सकता है दोस्तों, अध्यक्ष या सभापति के द्वारा उसे खारिज भी किया जा सकता है। तो दीपक मिश्रा के मामले में दोस्तों इसको खारिज कर दिया गया था दोस्तों। वीर रामास्वामी और दोस्तों दीपक मिश्रा की दोस्तों हम फिर कभी चर्चा करेंगे, क्योंकि इन दोनों का क्वेश्चन बन चुका है, तो केवल एक बार ना करके दोस्तों आप 2 बार करेंगे अब तक। तो दोस्तों जून 2024 तक दोस्तों 2 ऐसे मामले आ चुके हैं। चलते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन की व्याख्या अच्छी लगी हो दोस्तों, शानदार श्रृंखला थी दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था दोस्तों,
आप लोगों को दोस्तों अच्छी लगी हो ना तो लाइक कीजिए और शेयर कमेंट करना न भूलें। दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने दोस्तों, ये क्वेश्चन हम आप लोगों को दोस्तों इससे पहले बता चुके थे दोस्तों इसी जूनियर लीगल ऑफिसर के एग्जाम में। क्वेश्चन है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट को प्रलेखों का न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मैंने आप लोगों से दोस्तों पहले कहा दोस्तों कि जब भी आप दोस्तों कोई सी भी सरकारी एग्जाम का दोस्तों अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके दोस्तों इंग्लिश वर्ड को जरूर चेक करा करें दोस्तों एग्जाम के, क्योंकि हिंदी दोस्तों कुछ शब्दों की हिंदी दोस्तों बहुत ही अच्छी लेवल की दे दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर बात करें प्रलेखों का न्यायालय यानी कि इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि दोस्तों रिकॉर्ड है कि सर्वोच्च न्यायालय अपना रिकॉर्ड किसके तहत रखता है, यानी कि दोस्तों अभिलेखों का न्यायालय। तो अनुच्छेद दोस्तों 219 हो जाएगा दोस्तों, जो हम आप लोगों को बता चुके थे दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, जो अभिलेखों का दोस्तों जो न्यायालय दोस्तों, ये अनुच्छेद दोस्तों 129 के तहत दोस्तों, किसके तहत दोस्तों, अनुच्छेद 129 के दोस्तों अभिलेखों का न्यायालय दोस्तों या न्यायालयों का दोस्तों अभिलेख यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखता है। जबकि आप जानते हैं दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों जो अभिलेख न्यायालय का दोस्तों जो रखा जाता है दोस्तों, वो अनुच्छेद दोस्तों 215 के तहत में रखा जाता है। यानी कि रिकॉर्ड किसके द्वारा रखा जाता है, अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 129 के द्वारा। हम पहले आप लोगों को बता चुके थे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों एक ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों, जो आज का हमारा दोस्तों अंतिम प्रश्न रहने वाला है। इसका दोस्तों इसके बाद में दोस्तों जितने भी प्रश्न बचेंगे उनको दोस्तों हम अगले वाले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि पंचायती राज द्वारा निम्नतम स्तर पर दोस्तों जो प्रजातंत्र की दोस्तों जो कल्पना की गई है ना दोस्तों, वो किस अनुच्छेद में की गई है। तो दोस्तों आप जानते हो दोस्तों पंचायती राज द्वारा निम्नतम स्तर पर दोस्तों जो प्रजातंत्र की दोस्तों जो स्थापना की गई है वो अनुच्छेद 40 में की गई है। अब आप जानते हो दोस्तों हमारा दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों जो अनुच्छेद 40 है दोस्तों, ये जो हमारी दोस्तों जो पंचायतों के गठन की बात करता है, किसकी बात करता है दोस्तों, पंचायतों के गठन की बात करता है दोस्तों, ग्राम पंचायतों की गठन की बात करता है अनुच्छेद 40, जो कि दोस्तों एक गांधीवादी तत्व है। कैसा है दोस्तों, गांधीवादी सिद्धांत है दोस्तों ग्राम पंचायतों की स्थापना। चलते हैं दोस्तों उस क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जहां से फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के दौरान दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। उस कथन उन प्रश्नों की दोस्तों चर्चा करते हैं दोस्तों, जहां से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्जाम के दौरान और आरएस एग्जाम के दौरान क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी नीति निर्देशक दोस्तों जो तत्व है DPSP में दोस्तों किन किन अनुच्छेदों में दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत या तत्वों की अवधारणा दिखाई देती है, यानी कि कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद है दोस्तों जिनमें गांधीवादी तत्व या गांधीवादी अवधारणाएं देखने को मिलती है। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में से कौन कौन से अनुच्छेद है, बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 40, अनुच्छेद दोस्तों 43, अनुच्छेद 43(1), अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और दोस्तों अनुच्छेद 48। याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 40 में क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायतों का गठन है, जो कि दोस्तों एक पंचायत की दोस्तों भावना को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है, गांधीवादी तत्व या गांधीवादी सिद्धांत माना जाता है। अनुच्छेद 43 दोस्तों ये भी गांधीवादी सिद्धांत है और गांधीवादी अनुच्छेद माना जाता है। अनुच्छेद 43 भी दोस्तों DPSP के तहत, जो कि दोस्तों कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की बात करता है। किसकी बात करता है दोस्तों, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की बात करता है। जबकि बात हो गई दोस्तों अनुच्छेद 43(1), दोस्तों ये भी दोस्तों गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में ही जाना जाता है, अनुच्छेद 43(1) को भी। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों फर्स्ट ग्रेड दोस्तों सेकंड ग्रेड और आरएस एग्जाम के दौरान बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों जब हम फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम करेंगे तब उनमें आप लोगों को ये क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43(1) दोस्तों गांधीवादी सिद्धांतों की बात करते हैं। अनुच्छेद 43(1) में दोस्तों सहकारी समितियों की बात की गई है। आप जानते हो दोस्तों अनुच्छेद 43(1) को दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1973 में जोड़ा गया था। जबकि बात करें दोस्तों अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48 की, ये भी दोस्तों गांधीवादी सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 46 में आप जानते हो दोस्तों SC और ST और दुर्बल वर्ग को दोस्तों उनके दुर्बल वर्ग के कल्याण की बात कही गई है, यानी कि SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग का दोस्तों जो कल्याण की बात कही गई दोस्तों अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 की बात करें दोस्तों तो नशीली औषधियों और मदिरापान का निषेध किया गया है दोस्तों। याद रखना दोस्तों अनुच्छेद 47 में दोस्तों किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 47 में दोस्तों जो नशीली और औषधीय दोस्तों जो मदिरापान दोस्तों जो निषेध किया गया ना दोस्तों, वो भी दोस्तों गांधीवादी तत्व माना जाता है। दोस्तों एक और अनुच्छेद बचता है दोस्तों गांधीवादी, जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 48। तो दोस्तों गांधीवादी दोस्तों जो अनुच्छेद कौन कौन से दोस्तों जो DPSP के अंतर्गत आती है दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, अनुच्छेद 40, 43,
43A, 46, 46 और दोस्तों 48। ये दोस्तों जो अनुच्छेद 48 में क्या है दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों, गाय यानी दोस्तों हमारी दोस्तों जो काव है, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं का दोस्तों जो वध है उसको निषेध किया गया है। किसको दोस्तों, गाय, बछड़ा और दोस्तों अन्य दुधारू दोस्तों जो जितने भी पशु है ना दोस्तों, उनके वध को निषेध किया गया है दोस्तों। तो याद रखना दोस्तों, ये हमारे कुछ गांधीवादी सिद्धांत थे दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। जबकि दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों शिक्षा शब्द का उल्लेख किन किन अनुच्छेदों में है, हम आप लोगों को दोस्तों इससे पहले बता चुके थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका था दोस्तों एग्जाम के द्वारा। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45 और दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 46 में दोस्तों शिक्षा शब्द का उल्लेख है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, हम आप लोगों को पहले बता चुके थे अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद दोस्तों 46 में शिक्षा शब्द का उल्लेख भी है दोस्तों, जो कि दोस्तों DPSP के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करें दोस्तों कि नीति निर्देशक तत्वों में किन किन अनुच्छेदों में समाजवादी तत्व, ये समाजवादी सिद्धांत देखने को मिलता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा पूछा जा चुका है दोस्तों। यहाँ पर कुछ आर्टिकल है दोस्तों, उनकी बात करें दोस्तों। अनुच्छेद 48 आप जानते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39 दोस्तों। कौन सा दोस्तों, अनुच्छेद 38 और दोस्तों अनुच्छेद 39 और दोस्तों अनुच्छेद 39 का, यानी कि पूरा का पूरा दोस्तों अनुच्छेद 38 और पूरा का पूरा दोस्तों अनुच्छेद 39 और पूरा का पूरा दोस्तों अनुच्छेद 39 का। तो दोस्तों अब इसके बाद में आप लोगों को बताया दोस्तों कि 40वां अनुच्छेद तो किससे संबंधित है दोस्तों, गांधीवादी सिद्धांतों से आधारित है दोस्तों। कौन सा, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है अनुच्छेद 40। तो 40 को छोड़ देने के बाद में दोस्तों अनुच्छेद 41, 42 और 43 का दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 और 39 का। 40 को छोड़ दो क्योंकि दोस्तों 40 किस में है दोस्तों, गांधीवादी सिद्धांतों में आ जाएगा। तो अनुच्छेद 41, 42 और 43 और दोस्तों 43 एक। तो दोस्तों इस और अनुच्छेद 46 दोस्तों, कैसा दोस्तों, अनुच्छेद 46 दोस्तों, ये सारे के सारे दोस्तों समाजवादी सिद्धांत है, समाजवादी तत्व है दोस्तों इन सभी नीति निर्देशक तत्वों में। तो याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान का दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व है उनके अनुच्छेद 38 में, अनुच्छेद 39 में और अनुच्छेद 39 का, 41, 42, 43 और 43 का तथा 46 में दोस्तों समाजवादी तत्व देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अंडरलाइन कीजिएगा दोस्तों इन सभी को। उन बात करते हैं दोस्तों कि दोस्तों अब उन सिद्धांतों की बात करते हैं दोस्तों, या उन नीति निर्देशित तत्वों की बात करते हैं दोस्तों जिनमें उदारवादी तत्व है, जिनमें दोस्तों पाश्चात्य उदारवादी तत्व देखने को मिलते हैं। पाश्चात्य उदारवादी तत्वों की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 दोस्तों। कौन से दोस्तों, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 45 दोस्तों, क्योंकि गांधीवादी तत्वों में दोस्तों अनुच्छेद 44 और 45 नहीं था दोस्तों, आप लोगों को पता है। तो जबकि 46 और 46 तो था। जिसके बाद में बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 48 की। दोस्तों अनुच्छेद 48 दोस्तों गांधीवादी तत्वों में भी आएगा दोस्तों और उदारवादी तत्वों में भी आएगा। जबकि दोस्तों अनुच्छेद 48 क दोस्तों, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48 क भी दोस्तों उदारवादी तत्वों में आएगा। अनुच्छेद 49, 50 और 51। तो दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों कौन सा दोस्तों, हमारे दोस्तों अनुच्छेद 44, 45 और 48 का 49 और दोस्तों 50। दोस्तों 48 के बाद में दोस्तों 49, 50 और दोस्तों जो 51 है दोस्तों, ये सारे के सारे दोस्तों उदारवादी तत्वों के अंतर्गत आएंगे। अब दोस्तों यहाँ से आप लोग से दोस्तों एक लॉजिक में दोस्तों एक क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा दोस्तों उदारवादी सिद्धांत या उदारवादी नीति निर्देशित तत्व है दोस्तों जो गांधीवादी सिद्धांतों में भी शामिल है। यानी कि दोस्तों ऐसा नीति निर्देशित तत्व दोस्तों जो उदारवादी भी है और दोस्तों गांधीवादी भी है। अब हम जानते हो दोस्तों जो अनुच्छेद 48 है दोस्तों, आप अनुच्छेद 48 को देखो दोस्तों तो ये गांधीवादी सिद्धांतों में भी आ रहा है दोस्तों और दोस्तों उदारवादी सिद्धांतों में भी आ रहा है। तो दोस्तों अनुच्छेद 48 एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है दोस्तों जो उदारवादी सिद्धांतों में भी आ रहा है दोस्तों, नीति निर्देशित तत्वों में और गांधीवादी नीति निर्देशित तत्वों में भी आ रहा है। जबकि हम बात करें दोस्तों कि समाजवादी सिद्धांतों तथा गांधीवादी सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद दोस्तों जोड़ा गया है, सॉरी दोस्तों उनमें दोस्तों कौन सा अनुच्छेद दोस्तों समान है। तो अनुच्छेद दोस्तों 43 और अनुच्छेद 43 का तथा अनुच्छेद 46 दोस्तों। तो दोस्तों अनुच्छेद 43 को देखिए आप दोस्तों गांधीवादी सिद्धांतों में भी आ रहा है, अनुच्छेद 43 दोस्तों गांधीवादी सिद्धांतों में भी आ रहा है और दोस्तों यही दोस्तों समाजवादी सिद्धांतों में भी आ रहा है। अनुच्छेद 46 दोस्तों आप देखिए गांधीवादी सिद्धांतों में भी आ रहा है और दोस्तों अनुच्छेद 46 दोस्तों समाजवादी सिद्धांतों में भी आ रहा है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों ये कुछ प्रमुख फैक्ट थे दोस्तों जो आप लोगों से एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों इतनी शानदार जानकारी आप लोगों को कभी भी दोस्तों किसी भी कोचिंग संस्थान के द्वारा नहीं पढ़ाई गई होगी दोस्तों, विश्वास कीजिए निभारत चैनल पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों एक बहुत ही शानदार फैक्ट है दोस्तों,
दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि दोस्तों जो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है ना वो किस में दोस्तों भाग 4 में। लेकिन दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूजन करने के लिए तो ये क्वेश्चन आप लोगों से दिया जा सकता है, क्योंकि भाग 4 के अलावा दोस्तों कुछ ऐसे भी और भी भाग है दोस्तों जिनमें नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 4 के अलावा दोस्तों संविधान में और भी दोस्तों डीपीएसपी है दोस्तों, जिनमें डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से अनुच्छेद है दोस्तों और किस भाग में आते हैं दोस्तों, उनकी चर्चा करेंगे दोस्तों। 3 अनुच्छेद प्रमुख है दोस्तों, और दोस्तों जो 2 भागों में दोस्तों। पहले अनुच्छेद की बात करें तो पहला अनुच्छेद आता है दोस्तों अनुच्छेद 335 दोस्तों। अनुच्छेद 335 दोस्तों वह अनुच्छेद है दोस्तों जो हमारे दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, लेकिन भाग 4 में उसका उल्लेख नहीं है। उसका उल्लेख है दोस्तों भाग 16 में। भाग 16 के अनुच्छेद 335 में एसटी और एससी को दोस्तों सिविल सेवाओं में आरक्षण देते हेतु, किसमें दोस्तों एसटी और एससी को सिविल सेवाओं में आरक्षण देते समय प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखना दोस्तों। ये भी क्या है दोस्तों, एक दोस्तों नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, किसका दोस्तों, राज्य का। तो दोस्तों राज्य को कहा गया है दोस्तों कि वो एसटी और एससी को दोस्तों सिविल सेवा में, चाहे वो दोस्तों सेंट्रल की दोस्तों सेवा हो चाहे वो राज्य की सिविल सेवा हो, उसमें आरक्षण देते समय प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखेगा, ऐसा कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 335 में, जो कि भाग 16 का भाग माना जाता है दोस्तों। भाग 16 का दोस्तों जो अनुच्छेद 335 है ना दोस्तों, उसमें ऐसा कहा गया है जो हमारा दोस्तों राज्य नीति निर्देशक तत्व माना जाता है दोस्तों। अंडरलाइन कीजिएगा इस बात को दोस्तों, बहुत बड़ा फैक्ट है दोस्तों, विश्वास कीजिए निवारक चैनल पर। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों भाग 4 के अलावा दोस्तों एक और अनुच्छेद है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 350(1). दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों अनुच्छेद 350(1) दोस्तों, जो कि दोस्तों भाग 17 का भाग माना जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, भाग 17 में दोस्तों एक अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 350(1) दोस्तों। कौन सा दोस्तों, 350(a). तो दोस्तों 350 दोस्तों जो ए अनुच्छेद है ना दोस्तों, ये भी दोस्तों राज्य का नीति निर्देशक तत्व माना जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, राज्य का नीति निर्देशक तत्व माना जाता है, जिसमें क्या कहा गया है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, किसके दोस्तों, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, बच्चों के लिए, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के दोस्तों जो बच्चे होते हैं ना दोस्तों, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना होगा दोस्तों। किसमें दोस्तों, मातृभाषा में, यानी कि दोस्तों जो हमारी मातृभाषा होती है ना उसमें प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। किसको दोस्तों, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए दोस्तों। ऐसा कहाँ उल्लेख है दोस्तों, अनुच्छेद 350(1) में लिखा हुआ है दोस्तों, जो कि भाग 17 का भाग माना जाता है, जो कि दोस्तों राज्य का नीति निर्देशक तत्व माना जाता है, जो कि भाग 4 के अलावा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वही बात करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 351 में। दोस्तों अनुच्छेद 351 भी दोस्तों भाग 17 का भाग है दोस्तों। तो दोस्तों भाग 17 के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद है जिसका नाम है दोस्तों अनुच्छेद 351 दोस्तों। इसमें भी कहा गया है दोस्तों कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए, किसका दोस्तों, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना है दोस्तों राज्य का नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों। तो दोस्तों राज्य का नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से होगा दोस्तों, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 350(a) और अनुच्छेद 351, जो कि दोस्तों भाग 4 के अलावा दोस्तों अन्य भागों में स्थित हैं, भाग 16 और भाग 17 में। तो दोस्तों ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूले दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों पार्ट नंबर 3 आएगा दोस्तों, जिसके बाद में दोस्तों जूनियर लीगल दोस्तों जो ऑफिसर का दोस्तों जो एग्जाम है दोस्तों, ये पूरी तरह से दोस्तों इसके 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में हम दोस्तों अगले क्वेश्चन को लेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हम थोड़े ही दिनों बाद में दोस्तों लोक प्रशासन की वीडियो भी दोस्तों आपके सामने लेकर आने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें।